वो बच्चे जिन्होंने अब तक तैयारी शुरू भी नहीं की, वो बच्चे जो तैयारी कर तो रहे थे लेकिन उनकी तैयारी बहुत खराब चल रही थी, वो सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे थे, और वो बच्चे जो सीरियसली लगे हुए हैं, उन तीनों तरह के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। देखिए ऐसा है, अब पढ़ने लिखने से सब कुछ नहीं होता। आप जब तक एग्जाम्स नहीं देंगे, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, तब तक आपकी कोई तरक्की नहीं होगी। इसलिए एग्जाम्स या मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। अभी तक भी बहुत सारे बच्चे, उनको ऐसा लगता है नहीं वो वाले साहब ज्यादा अच्छे हैं, वो फलाना साहब ज्यादा अच्छे हैं, वो वाले साहब ज्यादा अच्छे हैं। देखो अभी भी इस चक्कर में रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आज इसलिए कर सकते हो बिना टेंशन के, क्योंकि 150 दिन बचे। जब यही 150 दिन 25 दिनों में कन्वर्ट हो जाएंगे, उस टाइम पर जब पीवाईक्यूज उठाओगे तो देखते ही हाथ पैर फूलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तो आदत ही खराब थी, तुमने आज तक पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए, और जब करे तो सिर्फ गूगल से देख देख कर किए। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सब लोग? जम के मेहनत चल रही है, खूब मेहनत कर रहे हैं और एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद के साथ बैठे हैं। मैं एक चीज जोड़ सकता हूं, जेई के मेंस के पेपर की अगर बात करें तो 99 परसेंटाइल मार्क्स लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं लगता, क्योंकि मेरे ख्याल से 65%, 60-65% या के आसपास अगर मार्क्स हमारे आते हैं तो भी हम 99 परसेंटाइल के आसपास स्कोर कर सकते हैं। हालांकि मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि जो बच्चा जम के मेहनत कर रहा है वो भी 99 परसेंटाइल को ही टारगेट कर रहा होगा। जो लोग अच्छा परसेंटाइल लाएंगे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि 99 परसेंटाइल को भी अगर आप टारगेट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी परसेंटाइल मानी जा सकती है, वो अभी भी आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि अब हमारे पास जो कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 150 दिन बचे हुए हैं, और ये 150 दिन यानी 5 महीने काफी बड़ा वक्त है इस एग्जाम में इतनी परसेंटाइल या इससे बेहतर परसेंटाइल लाने के लिए। तो मैं आप सब लोगों को ये बोलना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे जिन्होंने अब तक तैयारी शुरू भी नहीं की, वो बच्चे जो तैयारी कर तो रहे थे लेकिन उनकी तैयारी बहुत खराब चल रही थी, वो सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे थे, और वो बच्चे जो सीरियसली लगे हुए हैं, उन तीनों तरह के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली। क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि 150 दिन इस एग्जाम के लिए, जिसको आप जेईई मेंस कह रहे हैं, और साथ ही साथ जिसको बहुत अच्छी तरह से डिकोड किया जा चुका है। मेरे हिसाब से मेरा मानना यह है कि बहुत सारे लोगों ने, हम टीचर्स ने या कुछ समझदार लोगों ने इसको आसानी से डिकोड किया है कि यह एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अच्छी परसेंटाइल लाना कहीं से भी मुश्किल नहीं है, चाहे आपके पास वक्त बहुत ज्यादा ना हो। तो मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को एक बार सुने, देखें और कोशिश करें कि उसको इंप्लीमेंट किया जाए और उसमें जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर लाया जाए। देखो सबसे पहली बात तो ये क्लियर है कि जेईई मेंस को टारगेट करना, फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट करना ज्यादा समझदारी है, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट का पेपर थोड़ा सा टफ आता, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट करता हूं, जो कि मुश्किल नहीं है, जिसके लिए मेरे पास अभी भी 5 महीने बचे हुए हैं, मैं कोशिश करके इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकता हूं। तो देखो सबसे पहले जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि कोशिश करके जो बच्चे 12th में हैं, जो बच्चे ड्रॉपर हैं, तो जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनके साथ तो मैं यही बोलूंगा कि वो अपने सिलेबस को हर हालत में दिसंबर एंड तक कंप्लीट करें। दिसंबर एंड तक वो अपने सिलेबस को हर सूरत में कंप्लीट करें। हाँ, जो स्कूल गोइंग है उनको तो ये सिलेबस अपना थोड़ा सा और पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके साथ दुनिया भर की परेशानियां लगी रहती हैं। कभी उनके प्री बोर्ड चलते हैं, कभी उनके एग्जाम्स प्रैक्टिकल्स होते हैं, कभी उनके सेकेंड प्री बोर्ड्स होते हैं। तो इसका मतलब जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको अपना सिलेबस दिसंबर के फर्स्ट वीक के आसपास कंप्लीट कर लेना चाहिए। यानी सबसे पहली बात, अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। दूसरी बात, सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप रिवीजन पर फोकस करें, और वो रिवीजन मेनली अपने शॉर्ट नोट से जो आपने इस तैयारी के दौरान बनाए हैं उनसे रिवाइज करें, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट के थ्रू भी आप रिवीजन जरूर फॉलो करें। देखिए ऐसा है, आप पढ़ने लिखने से सब कुछ नहीं होता। आप जब तक एग्जाम्स नहीं देंगे, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, तब तक आपकी कोई तरक्की नहीं होगी। इसलिए एग्जाम्स या मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन टेस्ट को आप फॉलो करें, उन टेस्ट में जो कमियां हुई उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। यानी आप चाहें तो अभी रिजल्ट अपना पता कर लीजिए, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपको कोई खास फायदा नहीं होने वाला। दूसरी बात, अगर बात करें कि
हम तो सर इस तरह की तैयारी करते हैं जिसमें हम एक एक चैप्टर को बहुत डीपली समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा देर तक उसके पीछे लगे हुए हैं। देखो बड़ा क्लियर है, क्योंकि वक्त अब मेरे पास 5 महीने का बचा है, तो मेरा कहना यही है कि आप बहुत ज्यादा किसी चैप्टर में बहुत बड़े हीरो बन के निकल के आए और आप ये सोचे कि नहीं नहीं मैं तो इस चैप्टर में राजा बन जाऊंगा, हीरो बन जाऊंगा, परफेक्शनिस्ट बन जाऊंगा, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। क्योंकि एक्चुअली जिस एग्जाम के बारे में हम बात कर रहे हैं उस एग्जाम की ये डिमांड नहीं है। मैंने बताया बहुत आसानी से इसको डिकोड किया जा सकता है। आप पिछले 5-6 सालों के पेपर उठाइए, आपको बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा कि यार एनटीए वाला कहीं से भी छुपा हुआ नहीं, ये एक खुली किताब है। हर एक समझदार इंसान, भले आप लोग शायद इतना डिटेल्ड एनालिसिस ना जानते हो, बट जो लोग आपको बताते हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उन्होंने ये एनालिसिस अपने पढ़ाई के दौरान, अपनी टीचिंग के दौरान ये चीज ऑब्जर्व किया है कि भाई ऐसा एनटीए को डिकोड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक खुली किताब है जो पेपर बना रही है और उस चीज को आसानी से समझा जा सकता है, और उसी के तहत तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि आप अननेसेसरी किसी चैप्टर में बहुत बड़े हीरो बन के बाहर निकल के आए, इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वक्त कम है, इसलिए समझदारी यह है कि आप ऑलमोस्ट हर चैप्टर का एक लेवल जरूर तैयार करके जाएं, क्योंकि आप ये मान के चले कि जिस लेवल पर वो पेपर पूछता है या जिस लेवल पर वो एग्जाम हमारा ले रहा है वो कहीं से भी मुश्किल नहीं। आप समझ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी एक चैप्टर को तो आपने बड़ी मजबूती से तैयार किया और किसी एक चैप्टर को आप पूरी तरह से छोड़ के चले गए। पता चला जिस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार किया, सर मैंने आईने की इक्विलिब्रियम में बैंड बजा दिया था। सर मैंने एक एक चीज आईने की इक्विलिब्रियम का समझ लिया था, लेकिन सर मैं जो हूं मैंने सोचा सॉल्यूशंस के चैप्टर से तो क्या ही सवाल आते हैं, वो मैं छोड़ दिया। सर मैंने वो अच्छी तरह से तैयार नहीं किया। पता चला सॉल्यूशन के चैप्टर में उसने मोलारिटी पूछ ली और पता चला कि उसने आईने की इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी का कोई सवाल पूछा, कॉमन आयन इफेक्ट के साथ या फिर कॉम्प्लेक्सेशन का केस, कुछ अजीब सा जो आप पढ़ के नहीं गए। तो मेरा कहना यह है कि आप अननेसेसरी किसी एक चैप्टर में परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप हर चैप्टर को कम से कम एक लेवल पर तैयार करें। लेकिन अब इसमें भी एक गड़बड़ क्या है सर, अगर मैं हर चैप्टर को एक लेवल पर तैयार करूंगा तो क्या मैं किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से नहीं सीखना चाहिए? मुझे नहीं, बिल्कुल सीखना चाहिए, लेकिन उसके लिए वो चैप्टर्स आइडेंटिफाई करने चाहिए। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले जो डिस्कशन हमारा चल रहा है उसमें यही है कि आप अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करें। जैसे ही आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा उसके बाद आप रिवीजन पे कंसंट्रेट करें। उसके बाद सीधी सी बात है सर, किसी भी एक चैप्टर में अब हीरो बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हां मैं हर चैप्टर का एक लेवल जरूर तैयार करूंगा। हां लेकिन सर कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, जिस पर मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही है, और उन्हीं के बारे में अगर बात करूं तो केमिस्ट्री में ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप फोकस करना चाहिए, जिन पर आपको ध्यान लगाना चाहिए। क्योंकि मैंने जो अभी डेटा लिया है वो लास्ट ईयर के ही जेई मेंस के पेपर से उठाया है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही इंक्लूड किए गए हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें ये 6 चैप्टर्स हैं और इधर कुछ 6 चैप्टर्स और भी हैं। यानी अगर मैं एक एक करके बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग की वेटेज जबरदस्त मानी जाएगी। तो आप जब भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो या आपके टीचर्स आपको करा रहे हो या फिर आपने वो कर लिया हो, तो ऐसे में आप केमिकल बॉन्डिंग पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें, क्योंकि लगभग दोनों शिफ्ट मिलाकर ये 40 के आसपास सवाल पूछ चुका है। लास्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आता है। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो बहुत सीधे सवाल, साफ सुथरे सवाल, एक स्ट्रेट लेवल के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। मेरे हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर को भी एक लेवल पर जरूर तैयार कर लेना चाहिए, और आप देखेंगे कि जो भी सवाल हमसे पूछे जाते हैं वो बहुत आसान लेवल के आते हैं। इसी तरह से अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं, लगभग 25 सवाल लास्ट पेपर में पूछे गए थे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा सवाल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी अगर आप सवालों को देखें तो बहुत ज्यादा सवाल हमसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। यानी अगर मैं ये देखूं तो इनफैक्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो अगर सारे मिला लिए जाएं तो मेरे ख्याल से मैंने यहां पर डेटा में कुछ और सही करता हूं, ये ऑलमोस्ट, अगर मैं सही कर रहा हूं तो ये ऑलमोस्ट 65 क्वेश्चंस लास्ट अटेम्प्ट में पूछे गए थे। ऑलमोस्ट 65 प्रॉब्लम्स, आप समझ रहे हैं। यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, जिस पर अगर मैं लास्ट ईयर की शिफ्ट्स को ऐड कर दूं सारे सवालों को तो लगभग 65 सवाल इस टॉपिक से पूछे गए। हाइड्रोकार्बन्स की भी एक जबरदस्त वेटेज अगर आप ध्यान से देखें तो हाइड्रोकार्बन के ऊपर भी लगभग 30 सवाल हमसे पूछे गए। यानी लास्ट, और दे आर अप्रॉक्सीमेट बट लगभग आइडिया हमें दिखाई दे रहा है। इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हैं तो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम मिलाकर लगभग 20 सवाल
सवाल हमसे पूछे गए थे, यानी हर शिफ्ट में एक एक सवाल, दो दो सवाल आपको इक्विलिब्रियम के भी देखने को मिलते हैं। इसी तरह से अगर और बात करें तो ये 6 चैप्टर्स और हैं जिनकी अच्छी खासी वेटेज है केमिस्ट्री में। आप अगर ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करें, लगभग 70 सवाल आपके पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक को मिलाकर पूछे गए थे, लगभग 70 सवाल, यानी ब्लॉक केमिस्ट्री की भी एक अच्छी खासी वेटेज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भी बहुत ज्यादा सवाल हमसे पूछे गए थे, लगभग 40 सवाल पूछे गए थे। हेलो एल्केन्स को, और अगर मैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात करूं तो आप देख रहे हैं लगभग 90 क्वेश्चंस हेलो एल्केन्स, हेलो एलीन्स मिलाकर, और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जिसमें जो आपके एल्डिहाइड कीटोन्स या अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के चैप्टर से आते हैं, तो आप देखेंगे कि इसकी भी बहुत ज्यादा वेटेज दिखाई देती। और साथ ही साथ अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो लगभग 32 सवाल लास्ट ईयर इससे ऊपर पूछे गए थे। केमिकल काइनेटिक्स के भी लगभग 22 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए। यानी अगर मैं देखूं तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है। तो अब आप ये कह रहे थे कि सर सारे चैप्टर्स को करना है। हाँ, बिल्कुल करना है, कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। हाँ, इन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना है, इन चैप्टर्स पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है, इन चैप्टर्स के सवालों की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ये कंफर्म है, ये हाईली वेटेड चैप्टर्स है केमिस्ट्री के। इन चैप्टर्स पर तुम्हारे एग्जाम में भी सवाल ज्यादा ही पूछे जाएंगे। तो आप सिर्फ ये करके गए और बाकी चैप्टर छोड़ गए तो भी कोई फायदा नहीं। आप इन पर ज्यादा फोकस करके गए और इसके अलावा जो चैप्टर्स है उनके एक बेसिक लेवल को तैयार करके गए, तो आप देखेंगे कि आपके 99+ परसेंटाइल आना कहीं से भी अब मुश्किल नहीं होगा। इसलिए भाई मेरा अपना कहना यही है कि ये चैप्टर, ये जो हमारा टारगेट है, ये टारगेट एक आसान टारगेट है। अगर समझदारी से काम किया जाए, एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई की जाए, एक प्रॉपर रोड मैप को फॉलो किया जाए, तो आप आसानी से अभी भी जेईई मेंस के पेपर में 99 परसेंटाइल से ज्यादा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, अब इन बातों के साथ ध्यान क्या रखना है? सबसे पहली बात, मुझे अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा लेना चाहिए, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे वो ड्रॉपर बच्चा हो। इस टाइम पर उसको स्टडी आवर्स अपने मैक्सिमम रखने चाहिए। उसका रीजन है, इस टाइम पर अचानक या इमीडिएटली कोई एग्जाम नहीं आने वाला है। इन द सेंस कि आप घबराहट के बारे भी भले ही ज्यादा देर बैठे हैं, लेकिन आउटपुट ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप घबरा रहे हैं, आप डर रहे हैं, क्योंकि आपके बहुत जल्दी कोई पेपर होने वाला है। क्योंकि इस टाइम पर माइंड फ्री है, इस टाइम पर यह घबराहट तो एटलीस्ट नहीं है जो जेईई को लेकर सीरियस है कि भाई हमारा 5 दिन बाद जेईई का पेपर है या 15 दिन बाद जेईई का पेपर है। अभी भी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम। तो ऐसे में यह वो टाइम होता है जिस टाइम पर एक बच्चा टेंशन फ्री होकर अपने अपना मैक्सिमम इनपुट डाल सकता। और इस टाइम पर जिस बच्चे ने यह काम नहीं किया, आप समझ लीजिए उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसलिए वो सारे बच्चे जो जेईई को लेकर सीरियस हैं, वो इस टाइम पर अपने स्टडी आवर्स को मैक्सिमम पहुंचा दें। कम से कम 10-12 घंटे की पढ़ाई रेगुलरली आपको करनी पड़ेगी। 10 आवर्स, 11 आवर्स अगर आप रेगुलर दे रहे हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप जेईई मेंस के पेपर में एक बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। साथ ही साथ एक चीज का और ध्यान रखेंगे, इस टाइम पर जेईई मेंस और जेईई एडवांस को सेपरेट कर देते हैं। देखो, थ्योरेटिकली दे बोथ आर सेम, बट प्रैक्टिस का जहां तक सवाल है, प्रैक्टिस एडवांस लेवल की जो आप कर रहे हैं, आप चाहे तो इस टाइम पर एडवांस लेवल की प्रैक्टिस को अवॉइड करें और ज्यादातर फोकस करें उन क्वेश्चंस को जो मेंस लेवल के सवाल। एडवांस के लिए भी आपको उसके बाद टाइम मिलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपका जो एडवांस का पेपर होगा उसमें आपको 3-4 महीने का टाइम आराम से मिलेगा। आप उस टाइम पर भी एडवांस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज जो डिफरेंस है वो मेनली क्वेश्चंस का ही। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए 3-4 महीने अगर किसी बच्चे को मिल रहा है तो वो सफिशिएंट। इसलिए बहुत क्लियर है, आप दोनों चीजों को एक साथ लेके इस टाइम अब आगे ना बढ़े, वो बेहतर रहेगा। दूसरी बात क्या है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है, जो इस लेवल का मटेरियल हो, जो कि जेईई मेंस को केटर करता हो, मेरे हिसाब से आप जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करिए। जो भी क्लास के नोट्स होंगे वो आप क्लास में ही कंप्लीट करिए। आप अननेसेसरी क्लास खत्म होने के बाद उन नोट्स को सुधारने, चमकाने, रंगीन बनाने के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। आप क्लास खत्म होने के बाद एक बार नोट्स को प्रॉपर रिवाइज करिए और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप ये पाएंगे कि जिन बच्चों ने एक पर्टिकुलर लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी की है, उनको रिवाइज किया, उनको प्रैक्टिस किया, आप देखेंगे उन लोगों का जेईई मेंस का स्कोर कहीं ज्यादा बेटर निकल के आएगा, बजाय उन लोगों के जो किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को मास्टर करने के चक्कर में बर्बाद हो गए। क्लियर है? तो यानी बहुत ज्यादा जरूरी है आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। दूसरा यह भी है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ना आया जाए।
हालांकि तुम ये चैनल भी तो देख रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हो, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगा कि अननेसेसरी तमाम तरह की वीडियोस, तमाम तरह के लोगों की ज्ञान बातें, ये सब सुनने की जरूरत नहीं है। आप फोकस हो जाइए और फोकस होने के बाद लग कर मेहनत करिए। देखो सीधी सी बात है, चाहे कोई कुछ भी बोले, जो होना है वो सिर्फ एक ही पॉइंट से होना है, और वो पॉइंट आपका पहला वाला पॉइंट। इसके अलावा आपको कुछ बोलना है, आप बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब आपके स्टडी आवर्स बढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये बात आएगी, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, क्या ये करूं, क्या ये करूं, क्या ये ना करूं। क्योंकि अगर आपकी स्टडी आवर्स ही 1-2 घंटे के, तो ऐसे में आप यही सोचेंगे, अरे आज जो हाथ लग गया उसको निपटा तो देखा जाएगा, और इससे ज्यादा तो टाइम ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो ऐसे में फिर तो बड़ा क्लियर है कि आप बहुत प्रॉपर तरीके से अपने उस टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आप जो जो बातें बताई गई उन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज तो सीधी सी बात है, अगर स्टडी आवर्स इंक्रीज नहीं करते हो तो उसके बाद कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आने वाली। जहां तक कंपैरिजन का सवाल है, मैंने ये पॉइंट भी इसलिए डाल रखा है क्योंकि अभी तक भी बहुत सारे बच्चे, उनको ऐसा लगता है नहीं नहीं वो वाले साहब ज्यादा अच्छे हैं, वो फलाना साहब ज्यादा अच्छे हैं, वो वाले साहब ज्यादा अच्छे हैं। देखो अभी भी इस चक्कर में रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। किसी एक टीचर के पीछे लग जाओ और जैसा जैसा वो कहते जा रहे हैं आप वैसे वैसे फॉलो करते चले जाइए। आपका प्रॉपर सिलेबस भी कंप्लीट होगा और साथ ही साथ आपका पूरी तैयारी ढंग से हो जाएगी। अब बड़ा क्लियर है यार, ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत ज्यादा कुछ नयापन या बहुत ज्यादा कुछ यूनिकनेस, मैंने बताया लोगों ने इस एग्जाम को डिकोड कर दिया। लोग एडवांस के पेपर को शायद अभी तक बहुत अच्छी तरह से डिकोड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि एडवांस वाला पेपर वो कभी ना कभी ट्विस्ट मारता है। कभी वो फिजिक्स को टफ करता है, कभी वो केमिस्ट्री को टफ करता है, कभी वो मैथ्स को टफ करता है। लेकिन ये पेपर डिकोड हो चुका है। इस पेपर में अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप पहले से प्रिडिक्ट ना कर सकते हो। इवन लोग क्लास में कराते वक्त, क्लास में पढ़ाते वक्त ये तक लिख देते हैं कि इस सवाल का जेईई 2025 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पेपर अब क्लियर, हमें पता है कि इस चैप्टर में से ये 4 चीजें पूछी जाती हैं, तो ये 4 चीजें ही पूछी जाती हैं। ये जो हाई वेटेज के चैप्टर्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये हाई वेटेज के चैप्टर्स को भी अगर आप ध्यान से देखें, कोई भी चैप्टर अगर आप ध्यान से देखें, सपोज अगर मेरे दिमाग में आता है कि मैं कोई भी चैप्टर ले लेता हूं, सपोज मैं हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स ले लेता हूं, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले लेता हूं, मैं कोई भी चैप्टर ले लूं, इन चैप्टर में मुझे क्लियर है कि यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादातर सवाल नस्ट इक्वेशन और इलेक्ट्रोलिसिस पे पूछे जाते हैं, तो क्यों ना मैं इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर आए हुए 50 सवालों की प्रैक्टिस कर डालूं और नस्ट इक्वेशन में जो सिंपल इक्वेशंस है उन सिंपल नस्ट इक्वेशंस को सॉल्व करूं, और ताकि मेरा काम चल जाए। आप देखेंगे कि अगर आप अपने स्टडी आवर्स को सही से चैनलाइज करें, अपनी पढ़ाई को सही से चैनलाइज करें, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। केमिकल बॉन्डिंग जैसा चैप्टर आप देख रहे हैं, ये पहला चैप्टर जिसमें लगभग 40-50 सवाल हर एग्जाम में पूछे गए। सर ये केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर में मेनली जो ऑब्जर्व किया गया वो यही है। सर वो ज्योमेट्री पूछता है, वो शेप पूछता है, वो हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, सर कभी कभार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में कुछ बॉन्ड ऑर्डर शॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड सवाल पूछता है। सर वो कुछ 4-5 फिक्स टॉपिक्स हैं जिस पर सवाल बनाए जाते हैं। तो अगर वो 4-5 फिक्स टॉपिक पर ही अगर मैंने 50-50, 60-60, 100-100 सवालों की प्रैक्टिस कर ली, आप सोचिए कितना ज्यादा आपको फायदा होने जा रहा है। इनफैक्ट हो सकता है कि आपका करा हुआ सवाल ही आपके पेपर में दिख जाए। मैं आपको यही सजेस्ट करना चाह रहा हूं कि ये वो एग्जाम है जिसको बहुत अच्छी तरह से समझा जा चुका है। इनफैक्ट बच्चे जो समझदार हैं उन्होंने भी इस एग्जाम को बहुत अच्छी तरह से समझा है। इन सब के बाद मैं लास्ट में एक बात जरूर बोलूंगा, जितने ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। इस टाइम पर सबसे ज्यादा फायदा पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का। उसका रीजन है पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। उसका रीजन मैं बताता हूं। क्लास में जब पढ़ाई करते हैं तो एक अलग लेवल की पढ़ाई चलती है। पहले कोई आसान सवाल कराया गया, उसके बाद टीचर ने बम फोड़ दिया। ठीक, जब आप उस बम को समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को धीरे धीरे करके वो समझ में भी आ जाता है। बम मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सवाल, बट फिर भी एक अच्छे लेवल का सवाल। ठीक, जब आप पीवाईक्यूज करते हैं तो आपको लगता है यार ये वाला टॉपिक और इसका ये पीवाईक्यू ये तो आसान है, इसको तो किया जा सकता है। अगर आप उसको जब सॉल्व करते हैं खुद से, आप समझ रहे हैं, ये सब बिल्कुल हरकतें मत करना कि पीवाईक्यू उठाया, उसका डेट डाला, टाइम डाला, शिफ्ट डाला और उसका सोल्यूशन उठा के देख लिया और फिर समझ गए अच्छा ऐसे करना था, ठीक है, सही तो कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, वो के की वैल्यू निकालनी है सर, वही हो बिल्कुल सही, बिल्कुल ना। आप पीवाईक्यूज खुद देखिए, उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। आज इसलिए कर सकते हो बिना टेंशन के क्योंकि 150 दिन बचे। जब यही 150 दिन 25 दिनों में कन्वर्ट हो जाएंगे, उस टाइम पर जब पीवाईक्यूज उठाओगे तो देखते ही हाथ पैर फूलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तो आदत ही खराब थी, तुमने आज तक पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए, और जब करे तो सिर्फ गूगल से देख देख कर किए। उस टाइम पर तुम्हारी बैंड बजेगी। इसलिए जरूरी क्या है, अभी टाइम लगता है तो लगाओ, क्योंकि स्टडी आवर्स बढ़ चुके हैं सर। अगर मुझे किसी चीज पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी लग रहा है तो लगने दो, क्योंकि अभी फर्क नहीं पड़ता सर। और आप देखेंगे कि पीवाईक्यूज को अगर आपने एटलीस्ट 2 बार गो थ्रू कर लिया, जो कि आप जनरली समझदार बच्चा करता है,
तब आप देखेंगे, जब आप जेईई मेंस के पेपर में बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इन बातों का कितना ज्यादा फायदा है। तो मैं देखो ऐसा है, मैं उन सारे बच्चों से यही बोलना चाहता हूं जिन बच्चों की तैयारी अभी शुरू भी नहीं हुई, उनको मैं बोलना चाहता हूं 150 दिन सफिशिएंट है। जिस स्ट्रैटेजी को तुम्हें बताया गया आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, आपका काम चल जाएगा। जैसे जैसे जिन जिन बच्चों का जो भी बैकलॉग है उसको भी पैरेलली कवर करने की कोशिश करें। साथ ही साथ जो बच्चे अब पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी कोशिश करें, क्योंकि मेरा अपना कहना यही है कि 65% नंबर लाना ये कहीं से भी मुश्किल काम नहीं। जिन बच्चों की तैयारी ठीक लेवल पे चल रही है, अच्छी तरह चल रही है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम की है, क्योंकि उनको यहां पर ये बात समझ में आएगी कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है और क्या क्या चीजें करनी। आप आइडेंटिफाई कर लें अच्छे चैप्टर्स जो मेन वेटेज के चैप्टर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, और फिर उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें। जहां से भी सवाल लगा सकते हैं मेंस लेवल के, उन सवालों की लगाने की प्रैक्टिस करें। जो टॉपिक्स, सब टॉपिक्स उन चैप्टर्स के मेन सब टॉपिक्स हैं आप उनको उठाइए। जो पीवाईक्यूज जिससे पूछे, जिन टॉपिक्स पे पूछे गए, आप उनकी प्रैक्टिस करिए। आप देखेंगे कि आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा। आगे आने वाले 1 महीने के अंदर ही आपको इस बात का एहसास होने लगेगा कि जेईई मेंस आपके लिए ही बना है और आप इसमें बहुत खूबसूरत रैंक ला सकते हैं। ठीक है, तो भाई मैं उन सब बच्चों से यही बात बोलना चाहता हूं कि कोशिश करो, खूब मेहनत करो। जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यही वो टाइम है जिस टाइम पर जितनी भी ज्यादा पढ़ाई की जाएगी उतना ही बेहतर रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि सर ये पढ़ाई बहुत साफ सुथरी पढ़ाई है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैंने अच्छे सारे चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं और साथ ही साथ हर चैप्टर को एक लेवल तक जरूर सीख के जाऊंगा और मैं पीवाईक्यूज को कम से कम 2 बार रिवाइज करूंगा। अगर इस स्ट्रैटेजी को आपने फॉलो किया तो आपको एक बहुत जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिले। तो मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो अभी जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।